जी पार्ट 2 स्टार्ट कर लिया हमने। हाँ जी, सवाल की कुछ समझ लग रही है? थोड़ी बहुत समझ लग रही है। पर्चे वाला सवाल आया है ना, लगा ना पता, दो चीजें मिक्स हो गई है ना। मैंने थोड़ी सी बात इसीलिए कर दी थी थोड़ी देर पहले कि ये 8,000 है, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। अगर इसको डिटरमिन करने में कोई चीज आ जाए, कोई इंसेंटिव को पेनल्टी, तो वो लेकर ये डिसाइड कर लो फिगर पहले, और उसके बाद फिर। अब इसमें मुसीबत असल पता है क्या है? मुसीबत ये है कि 19 से आगे भी बात निकल गई। आपको तो मैंने 19 तक पढ़ाया था, दो का। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया था ओवर। अब पर्चे में ये सवाल आ जाता तो आप ये भी नहीं कह सकते थे कि आपने पढ़ाया नहीं, और ये भी नहीं कह सकते थे कि आपने पढ़ाया है ना। तो चलो फिर पूरा ही पढ़ लेते हैं। ऑन यकम अक्टूबर 18, हमारा ये एंड हो रहा है 30 जून 19 पे पहला, और फिर 20 पे। ऑन यकम अक्टूबर 18, KCL एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। मैंने आपके पूरे सेशन में ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली, ये आखिरी 10-12 दिन में जो ये अभी आपकी 2 एक्स्ट्रा हुई हैं, 2 कुछ शायद और एक्स्ट्रा हो जाए, या आखिरी 1-2 दिन में ये जो एक्स्ट्रा हो जाए, इसको माफ़ कर देना। मेरी पूरी कोशिश रही थी कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये आखिरी को 10-15 दिन में थोड़ा सा आपको ज़रा बोझ पड़ा है, तो इस पर मुझे मेरी माज़रत कबूल कर लें। बस कोशिश यही है कि 31 यकम 2 हद आप फ्री हो जाएं। अब इसीलिए थोड़ी सी ये एफर्ट कर रहा हूँ, वरना मसला कोई नहीं है जी। थोड़ा सा अगर आगे चले जाएं 2-3 दिन तो रिलैक्स हो जाएगा काम, लेकिन इस टाइम जो है, हाँ क्लासेस ज़्यादा हुई थी, काम कम हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा एक्स्ट्रा क्लासेस अभी भी बहुत हुई हैं, तुम्हें पता नहीं चला असल में। ठीक है, अच्छा जी। पिछली बारी वाली एक्स्ट्रा क्लास आई तो मैं गोलियां कराई ने असल में वो मैंने कहा कि वो आपको उस तरह से दे देता हूँ, उसके अलावा वाला करा दिया, तो पढ़ हमने इफेक्टिवली ज़रा ज़्यादा लिया है। कोई नहीं, आपकी थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगी, लेकिन इंशाल्लाह वो पे बैक कर जाएगी। ओके, अच्छा जी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये उसने खुद बता दिया है। क्राइटेरिया उसने हमसे नहीं मीट करवाया, वो कह रहा है कि ये हो गया मीट। अब 1 अक्टूबर 18 पर कुशान कंस्ट्रक्शन, जी कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 50 मिलियन। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज क्या है जी? ट्रांजैक्शन प्राइस हमें पता लग गई है कि ये कितनी है, 50 फिलहाल। एंड अ बोनस ऑफ 10 मिलियन इफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड इन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 19। अच्छा मजे की बात है, हमारा सवाल जो है ना वो जुलाई वाला है। पहला साल हमारा यकम जुलाई 18 से 30 जून 19 है, देखो। हाँ, और दूसरा साल हमारा 30 जून 19 के बाद फिर आगे 30 जून 20। अब इधर देखो, कहां पे शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट? यहां कहीं अक्टूबर, यहाँ यकम अक्टूबर 18 पे, तो यहाँ पे यकम अक्टूबर 18 पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और वो कह रहा है अगर 31 दिसंबर से पहले पहले तुमने ये प्रोजेक्ट खत्म कर लिया, 31 दिसंबर 19 के 20 तो यहाँ चला जाना है। 31 दिसंबर 19 से पहले पहले खत्म कर लिया तो तुम्हें 10 मिलियन का बोनस भी मिलेगा। 30 जून 19 नहीं, 31 दिसंबर, कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 19, मतलब 30 जून पहला साल हो रहा है, लेकिन हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आगे तक जा रहा है। अब यहां पर आकर अब अगली लड़ाई पड़ गई, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो। भाई ट्रांजैक्शन प्राइस में एक तो फिक्स अमाउंट आ गई, कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया है बिल्डर ने? 50, और साथ ही उसको एक बोनस का कहा जा रहा है कि तुम्हें मिलेगा। अब इसके बारे में बताएगा कौन? सेलर खुद। भाई क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है कर लोगे कंप्लीट? उसने कहा टिल 30 जून 19 KCL एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीट विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ। अब ये हाउ एवर शाउ एवर बात की बात है भाई, मेरा पहला साल तो कवर कर लें पहले, अगली बात। बीच में कुछ और भी रहेगा, सॉरी। हाउएवर ड्यू टू, छोड़े, आपने आप नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ये सुबहान अल्लाह, आय हाय हाय। इसके अलावा बाकी ये वही सवाल है जो भी हमने किया है। लो
पढ़ो जरा, कहता है टिल जून 30, टिल को भी काट दो, ये लो, और बताओ अब सही है, ये लो। वैसे असल में 30 जून 19 तक कहानी चल रही है ना, लेकिन चलो अब सही है, अब जरा सही है सवाल, जितना पढ़ा है वो सामने आ गया। क्या कह रहा है जी, केसीएल एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, दादाजी से करता आ रहे हैं हम ये काम, कर लेंगे कंप्लीट, पेनल्टी है कोई नहीं, पेनल्टी तो है कोई नहीं ना। तो क्या बन गई ट्रांजैक्शन प्राइस, सारा रेवेन्यू, ये है वो सारा रेवेन्यू। ओके सही है, मुझे पता है तुम लोगों ने तेजी की, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी तुम लोगों को नॉलेज पूरा नहीं था, ठीक है। आज का नॉलेज पूरा मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद तेजी ही करना पर्चे में, लेकिन अच्छा लगा मुझे, आगे चले हो तुम, ठीक है। अब एस्टीमेट चेंज अभी पढ़ाया नहीं था ना आपको, वो एस्टीमेट चेंज तो बाद की बात है भाई, वो 20 वाले साल में आएगा, 19 तक ऐसा कुछ नहीं है, 19 तक सब ओरिजिनल चल रहा है। क्या मतलब, क्या कह रहा है जी भाई, एक्सपेक्टेशन क्या है, केसीएल पहली बात 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 मिलियन का बोनस है। हमने कहा जी क्या लगता है, क्या लगता है, उसने कहा जी इंशाअल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगी और टोटल कॉस्ट लगेगी 40 मिलियन। हमने कहा चलो 10 ऐड कर लो, 10 ऐड कर लो, 60 ट्रांजैक्शन प्राइस बन गई और टोटल कॉस्ट 40 लगनी है, अच्छी बात है। ऑफ विच 26 मिलियन वॉज इनकर्ड टिल, अब ऑफ विच मैंने जानबूझ के यहां से शुरू किया है, अभी तक सवाल अगर सामने रखे तो इतना सा, बाकी जो बातें हैं ये मैंने लाल ब्रैक, आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्लैक ना कर लेना, मेहरबानी ताड़ी, बाद से फिर वाइट नहीं होना हो, कर दिया तो फिर अब साथ वाले की किताब से देख लो, ठीक है। मैं अब क्या कर सकता हूं, ठीक है। लो भाई, ये वाली बात आपने ब्रैकेट में ले ली, उसके अलावा वाला सवाल अब जो है वो बिल्कुल वो सवाल बन गया है, ये जो मैंने अभी किया था, मैंने इसलिए मिटाने नहीं दिया, मैंने कहा अगला सवाल फिर इसको मिटा देंगे। ये सारा रेवेन्यू कितना है, 60 मिलियन, सारी कॉस्ट कितनी है, 40 मिलियन। अब कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कॉस्ट तो उतनी ही करनी है। अब कहीं पे कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है, हमें खुद निकालनी पड़ेगी, गिवन होती तो शुक्र करके उसको यूज करते, निकालनी पड़ेगी अब क्योंकि गिवन नहीं है। अब डेटा कौन सा वाला गिवन नजर आ रहा है, इनपुट वाला, वो कॉस्ट वाला, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड और इनकर्ड टिल डेट, ये प्रॉफिट ही उसने मांगा है असल में, इसलिए मैंने ये सवाल यहां पे शुरू में ही ऐसे करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब एक स्टेप हम आगे आए हैं, लेकिन अभी भी नई चीज नहीं सीखी, अभी तक मैंने नई चीज छुपाई हुई है, पर्दा डाला हुआ है काले रंग का उस पर। अब इधर आओ भाई, पास पेपर का 9 का बी कर रहे हैं हम, और बी में फिलहाल मैं कौन सा कर रहा हूं जी, 1, ओके, पार्ट 1 के पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई होती है, सरासिब वाला घर है, डीए खान वाले का घर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पीओ इज, इसका मतलब क्या है, असल में क्या था, इसमें क्या था, पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये रूल है हमारा, इसमें ये क्राइटेरिया मीट हो चुका है, पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो यही तो हमने पढ़ा है अभी तक, सवेर से लगे हुए हैं, कुछ कब पल्ले पता नहीं कुछ आया कि नहीं आया, लगे हुए हैं जी पागलों की तरह, है ना जी। ये देखो, तो पता क्या कह रहे हैं दिल में, पागल हो गए तुम, मैं हम पागल नहीं है तो फिर मैं कहूँगा सारे पागल यही कहते हैं, ठीक है। तो जो कहता है वही होता है, ये आप लोग कहेंगे फिर, ये अब आपस की लड़ाई चल रही है हमारी, ठीक है। अच्छा सर छोड़े जी, 1 कर रहे हैं जी। अब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है पूरी, अब मैंने मतलब प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट निकालना है, छोटी सी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। हाँ जी, समझ आती है बात, तो बोलो 30 जून 19 तक जो काम है वो समझ आता है, मुझे कराने की जरूरत तो थी ही नहीं, लेकिन मैंने जरा एंट्रीज भी करानी है, असल में एक कदम आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। अब सारा रेवेन्यू और उसमें से लेस करेंगे सारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन इन दोनों पर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। तो सारा रेवेन्यू
सारी कॉस्ट, सारा रेवेन्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, वो मैंने कर लिया है 60, छोटी सी वर्किंग शो करने में। फिर सारी कॉस्ट भी अवेलेबल है, कितनी 40 40 45 कितना था 40 दोनों चीजें आ गई, बेहतरीन हो गया काम। अब मैं पहले सबसे वर्किंग नंबर 1 करूंगा, मुझे उसने क्या कहा है प्रॉफिट निकाल के दो, तो फिर सबसे पहले वर्किंग 1 में मैंने कहा जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज ना निकाल लें, मैंने कहा हाँ निकाल लो, मैंने कहा जी दो ही चीज़ें गिवन है सवाल में, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है 26 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर होने वाली, ये देखो ये 26 इनकर हो चुकी है 30 जून तक, और 40 एक्सपेक्टेड कॉस्ट है टू बी इनकर्ड पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो 26/40 कर दिया इंटू 100, कितने परसेंट काम हो चुका है कंप्लीट 65%। अब ये 65% आपका लाल आ गया, जैसे आप मेरे लाल हो वैसे ये आपका लाल 65%, नीले भी हैं पीले भी हैं वैसे तो जी, और 65, ठीक है। अब सारा रेवेन्यू 50 मिलियन भी लिख लूं, 50 मिलियन लिख लूं भाई, देखो एक्सपेक्टेड क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, बोनस मिलेगा इंशाल्लाह, हम काम पे टाइम पूरा कर लेंगे, टाइम पे काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोनस मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे, और मैं खुद पकड़ा जाऊं तो बताता भी हूं कि मैं पकड़ा गया हूं, ठीक है ना, मिस ना हो कुछ आपसे भी। मैं तो आपको ट्रांजैक्शन प्राइस यानी सारा रेवेन्यू, यानी ये क्या है सारा रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू कैसे निकालोगे 50 मिलियन प्लस 10 मिलियन इज इक्वल टू 60 मिलियन, ये भी बता दिया आपने दुनिया वालों को। अब सारा रेवेन्यू कितना है जी 60 मिलियन रुपीज, 60 मिलियन, सारी कॉस्ट कितनी है सवाल में गिवन है रुपीज 40 मिलियन, और आंसर क्या आ गया रुपीज इन थाउजेंड में, मिलियन में बताओ, बल्कि यार आगे एंट्रीज भी करनी है, रुपीज इन मिलियन जी, 39 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें और 26 की, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया पहले साल में जी 13, मैं कहा 13 13 नहीं 13 या 13 है ना, अच्छा न तेरा न मेरा यार, ऐसे तेरी मेरी ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिनों का खेल है दुनिया। अच्छा जी सुने, अब मैं आपको चाह रहा था एंट्रीज करवाना, और एंट्रीज में ना मैंने एक एंट्री एक्स्ट्रा करानी है, ये एक्स्ट्रा टॉपिंग है। मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक बात तो बताओ, इसको छोड़ो सवाल को छोड़ो, मिट्टी पाओ सवाल से मिट्टी पाओ, छोड़ो इधर देखो, आपने जूस का कारोबार शुरू किया बेचने का, ठीक है, फ्रेश जूस नहीं डब्बे वाला जूस, ठीक है, डब्बे वाला जूस, आपने जाकर 5 डब्बे जूस के खरीदे, कितने का आ रहा है जूस का आजकल डब्बा 60 का, आपने पूरा कार्टन खरीदा, ठीक है, उसमें कितने होते हैं 24, ठीक है, तो आप खरीद कर लाए, आपने एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कहता दिल पे हाथ रख लिया, कहता ठीक, और बेचने के लिए लाए, टेंशन न लो, ठीक है। तो एंट्री क्या की आपने इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, अब कितने रुपए 24 दाने आप उठाकर लाए, और हर एक आपको उसने दिया है 50 रुपए का, क्योंकि आपने आगे 60 का बेचना है, 10 रुपए कमाने हैं, तो आपको होलसेल रेट पे मिल गया है। अब कितने पैसे 1200 का आपको कार्टन मिला। अब ये जनाब ये देखो ब्लू हो गई, क्योंकि ये आपके सामने नहीं होगी कहानी, और इससे आगे कहानी चलेगी। अब आपको, आपने बेच दिया, ये सारे डब्बे बेच दिए, सारे बेच दिए या कुछ बेचे, दोनों सूरतों में, चलो कुछ बेच लो, कुछ बेच लो, 20 डब्बे बिक गए, क्या एंट्री करोगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है 20 का, और आपने एक कितने का बेचा है 60 का, कितने पैसे आ गया हैं यार, आपने ऐसा करो आप 22 दाने बेच लो, आप बल्कि सारे 24 ही बेच लो यार, दफा करो, चलो ठीक है, आपको पता है ये कुछ नहीं बिकेंगे तो इन्वेंट्री पड़ी होगी, पर आप 24 ही बेचो, हाँ 1440 रुपए कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन साथ ही आपको अगली एंट्री करनी पड़ेगी, बोलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट
मैं वही लफ्ज लिखूंगा जो मैंने आगे यूज करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 1200 से भाईजान, 1200 से। अब जरा समझो कॉलेज वालों की इन्वेंट्री क्या होगी भाईजान। कॉलेज वालों ने हमें तनख्वाह महीने के हिसाब से देनी है। अब पता नहीं उतना काम हमने उस वक्त किया या नहीं किया, कॉलेज वालों ने महीने की तनख्वाह की एंट्री कर लेनी है अपनी इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर जब आप मंथ एंड आएगा या ईयर एंड आएगा तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में से उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना आप काम वो कर चुके होंगे आपके इस प्रोजेक्ट के फेयर टू। बहरहाल छोड़ें, अभी एक स्टेप और आगे गए हैं, अब एक कदम और ऊपर चढ़े हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक एंट्री बैक पे होती है, ये एंट्री होती है तो अगली एंट्री होती है ना। आपको जी इन्वेंट्री, मैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री कर रहा हूं, साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री कर रहा हूं, लेकिन मैंने इन्वेंट्री खरीदी कोई नहीं है, तो मैं कहूंगा जब खरीदी नहीं तो बेची कहां से यार। पहली तो एंट्री यही होनी चाहिए। ये एंट्री जबरदस्ती मैं आपको करवाऊंगा, ये एंट्री मैं जबरदस्ती आपको करवाऊंगा, यहां तक कि असल में इस एंट्री की जरूरत पड़ जाएगी जाके, ठीक है। अभी तो ये जबरदस्ती कराऊंगा मैं, ठीक है। अब एंट्रीज करने लगे हैं जी हम। तो एक एंट्री ये 39 मिलियन की क्या है, जरा जल्दी से बताओ। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कितने से बच्चों? 39 मिलियन से। और साथ ही आपने दूसरी एंट्री क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, COR की बजाय पूरा ही लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। देखो जरा इधर देखना, देखना जरा मेरे बच्चों, देखना जरा, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये एंट्री मैंने पास की है दूसरी। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज ये दोनों एंट्रीज 39 और 26 ये मैंने कहां से देखकर पास की हैं? अपनी इस प्रॉफिट स्टेटमेंट से। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाली एंट्री है, जो एंट्री मैंने जबरदस्ती आपको करवानी है, ये यहां से देखकर कभी भी नहीं करनी है, बल्कि ये फिगर हमें क्वेश्चन में दी हुआ करेगी कि इतनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है। यहां से हमारे पास इन्वेंट्री निकल भी सकती है, जैसे कॉस्ट इनकर हुई पड़ी है 26 की नहीं 30 की, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अगर तो यही वाला मेथड है ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का, फिर तो कोई इन्वेंट्री नहीं आया करेगी। लेकिन मसला ये है कि यहां पर आपने लगा दिया कि इन्वेंट्री की कॉस्ट आई पड़ी लेस से 26%, लेकिन सर्वेयर ने आकर कहा था इसमें कितने परसेंट काम? 65। सर्वेयर ने आकर कहा था नहीं 50% काम पूरा हुआ है तो रेवेन्यू 50%, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 50%, तो बाकी इन्वेंट्री में बचा रह जाएगा। कब बचा रह जाएगा? किसी और सवाल में। फिलहाल तो आदत बनाओ कि आपने सवाल से उठाना है इन्वेंट्री कितनी कॉस्ट लग चुकी है अब तक। सवाल ने बताया जी टिल डेट 26 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है। ये कॉस्ट लग चुकी है तो क्या होगा? ये भाई आपने मटेरियल खरीदा होगा, लेबर खरीदी होगी, ओवरहेड्स खरीदे हो लगे होंगे, मतलब लेबर भी नहीं खरीदी होगी, मतलब खर्चे हुए ना, मटेरियल खरीद लाए हो, लेबर को पैसे दिए, ओवरहेड्स के ऊपर खर्चे हुए, तो आपके ये खर्चे इन्वेंट्री में इकट्ठे हो गए। अब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 65%, तो इस सारी कॉस्ट का भी 65% कर देते। सारी कॉस्ट दी नहीं, सिर्फ कॉस्ट इनकर टिल डेट 26 गिवन थी, तो हम फिर वही पूरी की पूरी इत्तेफाक से, क्योंकि ये इस सवाल में मसला कहां पे आएगा मैंने बता दिया है। यहां पर तो हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, देखो ना यहां पे क्यों नहीं मामला गड़बड़ हुआ, वही 2000 क्यों आ गया था? क्योंकि ये जिस परसेंटेज, ये जिन चीजों को यूज करके ये परसेंटेज आई थी वही तो कॉस्ट थी, तो ऊपर कॉस्ट इतनी ही पड़ी थी जितनी निकल भी गई। लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ले किसी भी और तरीके से तो वो 65% तो नहीं आएगा, 50%, 60%, 40%। अगर वो चेंज हो गया तो फिर कॉस्ट कुछ इन्वेंट्री में बची रह जाएगी, ठीक है। इसलिए ये पहली एंट्री करा रहा हूं। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपने ये एंट्री जो है ये क्वेश्चन से देखकर करनी है। मैंने ये सब छुपा क्या दिया, सारा ही छुप गया। हाँ जी, क्वेश्चन पे देख, आपको क्वेश्चन पे जाएं, जल्दी करें, क्वेश्चन पे जाएं, जल्दी करें। आप क्वेश्चन पे ही हैं, सॉरी बच्चों, मैं आ गया हूं। मैं खुद को कह रहा था, ठीक है, मैं खुद को कह रहा था। इधर देखो, ये मैंने छुपा दिया है, ये मैंने नहीं देखने देना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अपना। मैंने नहीं देखना कितनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड की है, मैंने नहीं देखना कितना रेवेन्यू, मैंने नहीं देखना कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आया है। मैंने क्वेश्चन को देखना है जाके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस साल कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है बताओ। तो ये एंट्री आपने करनी है,
इन्वेंट्री खरीदने की समझो, इन्वेंट्री डेबिट, वो खरीद के लाए थे जो जूस, तो इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जी? कितने से जी? 26 मिलियन से। ये आपको कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन से हमेशा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल की खूबसूरती है अभी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, इसलिए कोई इन्वेंट्री में बचा खुचा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये अगले सवाल में बच जाएगा, टेंशन ना लो, बस ये एंट्री करो, ठीक है। ये पहली एंट्री की हमने, और उसके बाद ये एंट्रीज आपके सिलेबस में भी हैं और ये हमने सीख भी ली। वैसे सवाल में उसने एंट्रीज मांगी नहीं थी, लेकिन हम जरा जज्बाती होके निकले ही लगे गए, ठीक है। पर यहां जाना भी जरूरी था, यही हमारी मंजिल थी। अब ये आप देख लें, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर फॉर द फर्स्ट टाइम हम अगले साल को देखने जा रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा। सवेर से लगे हैं इस काम पीछे। हाँ जी, अब अगला साल आ गया, हाय हाय। अगले साल की एंट्रीज मेरे बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्या है अगले साल में? इतनी कोई डिस्कशन है जो मैं कर रहा हूं, यानी कि अगले साल की आपके सिलेबस में एंट्रीज हैं ही नहीं। मुश्किल नहीं है, पर सिलेबस में नहीं है ना, बस इसलिए जितनी बात है उतनी करेंगे। डिस्कशन है तो थोड़ी सी मैं करने लगा हूं, लेकिन हम अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट पूरी बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट पूरी बनाते हैं, ऐसे बस एंट्रियां नहीं होंगी, बेहतरीन हो गया। अब डेटें शेटें बदल लें, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, ठीक है जी। सारा रेवेन्यू, सारी कॉस्ट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये तो इधर जरूरत नहीं है, ट्रांस प्राइस तो पहले निकल चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब जी शुरू करें जी काम, शुरू करें काम, ठीक है। अब सवाल बार बार देखना पड़ेगा यार, चलो खैर बार बार देख लेते हैं, अब क्या हो सकता है। बहुत तंग होता हूँ यार, बोर्ड मिटाओ उस्ताद, अब मिटा दो, अब जरूरत नहीं है, मैंने ये दिखा लिया इनको, मैंने ये दिखा लिया, बोर्ड मिटा दो अब। बड़ा तंग करता है मुझे वन नोट, आपको लगता है वो आसानी है, बहुत तंग होता हूँ उसमें। लो भाई, नहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली सहूलत है ना, लेकिन मैं भी घूम जाना स्कूल से अपना बोर्ड के ऊपर ले जी। ओ, ये एक्सपेक्टेशन जो है कि ये काम वक्त पर कंप्लीट हो जाएगा, ये थी टिल 30 जून 19। इसीलिए तो पहले साल के अंदर हमने इस एक्सपेक्टेशन को वैलिड समझते हुए, इस 10 को ऐड करते हुए, जमाइयां लेते हुए 60 मिलियन को ट्रांजैक्शन प्राइस यानी सारा रेवेन्यू कहा था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता है जी। तो हुआ क्या, ड्यू टू बुरा वेदर और रेगुलेटरी मसले मसाइल, द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी 20। इसका मतलब एक एस्टीमेट तो जो चेंज होगा हमारा, वो क्या होगा, अब 60 नहीं 50 मिलियन का रेवेन्यू आना है। अब बेटा ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है या पॉलिसी चेंज हो गई है आपकी? बेटा पॉलिसी चेंज हो तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। कोई गलती कर दी आपने, कोई गलती की थी 19 वाले साल में, कोई गलती की थी 19 वाले साल में, वही कोई गलती है, एस्टीमेट 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 बोल तो रहे हैं हम, वो एस्टीमेट बोल तो रहा है, अंदाजा होता है और अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट होती है। अब मौसम तो किसी के हाथ में नहीं था, रेगुलेटरी पाकिस्तान के अंदर पता ही है आपको, सरकारी कामों में कोई पता नहीं लगता। अब इनका तो आज से पहले ऐसा नहीं होता था, इस दफा हो गया। तो ना बेस्ट जजमेंट के बेस पर, बेस्ट एस्टीमेट की बेस पे इन्होंने कहा था कि 60 मिलियन हम ले लेंगे, लेकिन अब आकर पता लगा जिस दिन 31 दिसंबर गुजरा उस दिन के बाद अब आप लेट हो गए, अब आपको ऊपर वाला 10 नहीं मिलना, ठीक है। अब अगर इसको एरर कहें तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है, पर ये एरर नहीं था, ठीक है। एस्टीमेट चेंज है। अब एस्टीमेट चेंज इसी साल के अंदर हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो करना क्या है, एक तो 50 की बजाय 60 की बजाय 50 हमारा क्या बन जाएगा, अब
टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस, सारा रेवेन्यू, ठीक है। और तो हम तरतीब ऐसी रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सारा एडजस्टमेंट हो जाना है, ठीक है। देखना आप, तो 50 सेल ले लेंगे, सारा रेवेन्यू 50, और उसके बाद एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, और एक्चुअल में ये कॉस्ट का एस्टीमेट भी बदल गया है मेरे दोस्तों, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42 मिलियन। तो भाई कोई मसला नहीं है, जिंदगी को आसान रखें, ठीक है। रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू कितना है? 50। अच्छा, मैं तो कहता हूं इस साल में ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसलिए आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या निकालेंगे? 100% ही हो गया। आसान ना कर लें काम, अब इस सवाल को तो जल्दी कर लो, वो अगला ही अब आगे करेंगे, ठीक है। 10 सवाल थे मैं जा रहे थे बोर्डल, ठीक है। ये देखो भाई देखो, अब ये कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की जरूरत नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो कितनी हो गई है? 100%, ठीक है। ये तो क्या हो गई है? अब तो कंप्लीट है, ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इधर देखो, कोई परसेंटेज नहीं लग रही। सारा रेवेन्यू कितना है बताओ? 50। और सारी कॉस्ट कितनी है? 42। लेकिन इधर देखने भाई, जागना जरा देखो, अगर मैं पूरा 50 ब्रैकेट में नहीं लिखता, बाहर ही लिख देता, तो फिर हो क्या रहा होता? दरअसल इस रेवेन्यू, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड किया है, तो मतलब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में 50 का रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड कर लेते और 39 का पीछे टोटल कितना बन गया? 89 मिलियन का 50 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम 89 मिलियन रिकॉर्ड करोगे? हद हो गई यार। इसका मतलब दूसरे साल में जाके, मैंने कहा ना आपकी एंट्रीज नहीं है, इतनी की डिस्कशन है जो कर रहा हूं, तो यहां पे क्या करेंगे जाकर, हम सिर्फ ये कहेंगे सारा रेवेन्यू ले लेंगे और इसमें कहेंगे कि पिछले साल में कितना रिकॉर्ड हो चुका था, तो मजीद कितना रिकॉर्ड कर लो, बोलो 11। मुझे पता है अगला मसला आना है। वो मसला क्या है? आपकी 42 टोटल कॉस्ट आई है और आप 39 की कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, तो कितनी कॉस्ट मजीद रिकॉर्ड करो? 26 की रिकॉर्ड की थी, सॉरी 26 की रिकॉर्ड कर चुके थे, तो फिर मजीद कितनी अभी रिकॉर्ड करना बाकी है? सो व्हाट क्या आ गया? 5 का प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ गया, कोई बात नहीं। असल बात ही यही है ना भाई। अब आप कहानी चेक करो, टोटल 60 की बजाय क्या आया आपको? 50 मिलियन। और टोटल आपको 40 की बजाय एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी थोड़ी बढ़ के कितनी हो गई? 42 मिलियन। तो नेट में आपको कितना प्रॉफिट आया था? 50 माइनस 42, 8 मिलियन का। अब आप अगर दोनों सालों को मिलाकर देखें तो आपने 8 मिलियन का ही प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। पिछले साल एस्टीमेट और था, तो 13 मिलियन का प्रॉफिट हो गया ना रिकॉर्ड। अब इस साल अगर एस्टीमेट बदल गया है, तो उसकी वजह से इस साल के ऊपर हमने असर डाल दिया है। अब हमारा बेस्ट एस्टीमेट उस वक्त यही था। अब अगर इस साल आके गड़बड़ हो गई है, तो पिछले साल को नहीं छेड़ा, इस साल के अंदर आपने लॉस बुक कर लिया एक तरह से। तो ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको 8 मिलियन का ही प्रॉफिट हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये चूंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया मीट करता था, तो इसलिए आपने जब रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड किया, तो फिर एक पीरियड में अगर ज्यादा हो भी गया तो अगले में एडजस्ट भी हो गया, ठीक है। ये असल कहानी है, ये अब पूरी होगी कहानी। अभी इसमें मसला सिर्फ जो आना है ना, वो ये है कि जो नीली एंट्री नहीं कराई उसने बिगड़ जाना है। अभी वो नहीं बिगड़ी, वो बिगड़ सकती है, लेकिन अभी नहीं बिगड़ी। वो क्या बिगाड़ आ सकता है? वो बिगाड़ ये आ सकता है कि आपने कॉस्ट तो इनकर की हुई थी 26 मिलियन की, लेकिन कंप्लीशन स्टेज जो है वो सर्वेयर ने आकर बताई 50%। तो अगर रेवेन्यू आधा तो कॉस्ट भी आधी, तो टोटल सारी कॉस्ट 40 का आधा 20 बनना है। अगर 20 बनेगा तो इन्वेंट्री में बाकी पड़ा रह जाएगा। वो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट के अंदर आपकी वो इन्वेंट्री नजर आ जाएगी। खैर है, जैसे ऊपर अभी आपने ये जूस बेचने थे, अगर सारे जूस ना बेचते तो कुछ जूस पड़े रह जाते, आपकी इन्वेंट्री होती। कॉस्ट तो इनकर कर दी आपने इन्वेंट्री खरीदने की, सारी नहीं बिकी तो बाकी इन्वेंट्री है। कॉस्ट इनकर कर दी आपने, मटेरियल खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दूसरे तरीके से निकाल ली, तो सारी कॉस्ट आपकी चार्ज ना हो पाई, तो ठीक है, तो फिर बाकी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी। वो जाहिर सी बात है अगले पीरियड के अंदर जब बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा तो बाकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड होगी, तो अगले पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगी। बस इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी रखनी है। जिस स्टेज ऑफ कंप्लीशन को यूज करके रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उसी, यानी कि जिस मेथड को यूज करके रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, कॉस्ट भी उसी मेथड पे आना चाहिए। वो एक्चुअल नहीं ले सकते आप, ये मजबूरी है, ये जरूरी है। कोई मसला? हाँ, क्या करें? आप मशवरा दे दें, फिर क्या करें? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, मशवरा दें मुझे, क्या करना चाहिए? हम 50 माइनस 39 ना करें तो क्या करें? 60 माइनस समथिंग कर लें। 50 हो गया डिसाइड,
50 हो गया। अब 50 का सारा रेवेन्यू है, पिछला साल जो गुजर गया है उसमें कितना रिकॉर्ड कर लिया था? 39 रिकॉर्ड कर लिया था ना। अब पता लग जो गया टोटल रेवेन्यू आना ही इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें 50 का है, तो जो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया बाकी अब कर लो। अब इस साल जब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 11 का, तो कॉस्ट ज़्यादा रहती थी रिकॉर्ड करने वाली, वो कर ली। तो दरअसल एस्टीमेट की वजह से, चेंज एस्टीमेट अंदाजे की वजह से पिछले साल रेवेन्यू कुछ ज़्यादा बुक हो गया था। तो कोई मसला नहीं, हमने अगले साल उसको समझो रिवर्स कर दिया। ठीक है, यानी अगर 50 की बात करें असूली तौर पे 50 ही रेवेन्यू होता तो 50 का 65% कितना बनता है? 50 का 65% कितना बनता है? हमें नहीं पता, ये बता रहे हैं 32.5 का रेवेन्यू पहले साल में रिकॉर्ड होता और बाकी 50 में से निकाल दो तो 17.5 इस साल में रिकॉर्ड होता। तो फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट भी 8 का बराबर बट जाता। पर मसला ये हुआ कि हमें लग रहा था हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे और हमने बिल्कुल अपनी कोई बेईमानी नहीं की, पूरी ईमानदारी से जजमेंट करते हैं, हम एस्टीमेट लगाया, वो एस्टीमेट के हिसाब से ये रेवेन्यू बनता था। अगले साल आए तो लेट हो गए, बारिशें ख़त्म ही नहीं हो रही। आजकल जैसे बारिशें चल रही हैं, अब जिसका घर आजकल या कोई कंस्ट्रक्शन काम आजकल कर रहा है वो तो बेचारा बैठा है। खास तौर पर पिंडा से कोई घर बन रहे होते, एडे तो कीचड़ हो जाना रोज़। हैं जी, क्या ख्याल है? चलो शहरों में तो फिर गुजारा होता है, बारिश रुक गई, चलो यार सड़कें पक्की आ गए। उधर तो डेरा पे किसी ने डेरा बना रहा है अपना, कुछ आके हैं जी, कोई डेरे में कोई जानवरों का कमरा बना रहा है मिसाल के तौर पे, वो तो बेचारा महीने से कमरा नहीं पा सके होना है जी। ईंटें फेंकवाई हैं तो बारिश शुरू हो गई, अब 3 दिन वहां पे जा ही को नहीं सकता। चलो जी, 3 दिन बाद फिर जनाब है मिस्त्री शिस्त्री बड़ी मुश्किल से तैयार होकर मजदूर आए हैं, अब पहुंचे हैं पहुंचे ही हैं तो बारिश शुरू हो गई। ठीक है, वो फिर वापस हो गए, तो कॉस्ट तो बढ़ जाती है। तो लेट होना हमारे बस में नहीं था, हो गया बस। ठीक है, चलें आगे। चलो अच्छा जी, अब एक और भी पार्ट है इस सवाल में, अगर आपने गौर किया हो तो। वो किसका घर है? अनफाल है, पॉइंट बी है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। अब अगर ऐसा है तो भाई ऐसा हो या जैसा हो या वैसा हो, हम तो खा पी करेंगे और करेंगे, खा पी एंड फेस्ट। और ये मौजें लगी हुई हैं जनाब, एडा औखा होया तो कुछ मौजा भी तो करांदा है ना वन नोट, एवं नहीं ना सिर्फ। यार बाद च इत्थे रश पै जाना, इन्हों का आपस लड़ाई हो जानी इन्हों की। इसको तो नीचे ले आए जी। बच्चों जरा ट्राई तो मारो अपने तौर पे, जरा 1 मिनट में ट्राई मार ले तो की गल है, कर लो। हाँ जरा ट्राई मार लो यार, मारो, मेरे तैयार शहर होने तक ट्राई कर लिया यार। आ जा यार सही यार, क्या मतलब यार तुझे, ये सारे को कैसे कर लिया तूने? कोई लड़ाई हो गई है? जी मेरे बच्चों, ये 1 था और मुश्किल वाला था। हमने मुश्किल काम पता ही आपको पहले करते होते हैं, अब आसान काम आ गया। ले जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, एक ईंट नहीं लगी, यूँ समझ लो सेलर के हिसाब से तो सारा काम ही उसके ज़िम्मे है। पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम नहीं हो रही, जब 3 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, जब काम पूरा होगा, जब चाबी वो हवाले करेगा, सारा का सारा रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड करना है। ये कब होता है? जब बिल्डर अपनी ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग, बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, तो जो आपको कमरा हवाले करेगा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। अगर पहले पैसे भी ले रहा है तो आपसे उसके ऊपर लायबिलिटी है, रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकता जब तक कि आपको डिलीवर ना कर दे मकान। ठीक है, तो इसका मतलब ये चक्कर तो गया हो खत्म। ये 60 वाली बात तो वैसे ही थी, 60 वाली बात में तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाला खाता आता ही तब है जब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना हो ओवर टाइम। तो फिर कितना काम हो गया उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो भाई, 100% पे जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। इसका मतलब ना कोई रेवेन्यू
तो ना कोई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ना कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ पहले साल। ठीक है, अब देखो जरा, ये 0 तो ये भी 0, लेकिन ऊपर वाली एंट्री 0 नहीं। अब इस बंदे ने जो मटेरियल, जो लेबर, जो ओवरहेड्स लगा लिए हुए हैं वो इसकी इन्वेंट्री बन गई है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफर करेगा बंदे को, तो डेटर डेबिट या कैश डेबिट सेल क्रेडिट भी करेगा और पूरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, पूरी इन्वेंट्री क्रेडिट भी एक ही दफा करेगा। अब सही कॉन्सेप्ट क्लियर है इससे? ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम का फर्क क्या है? ठीक है, तो मकान एक जैसे ही बना है, लेकिन सर आसिफ वाला और तुम्हारे वाला जो है, इनमें फर्क क्या है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का। रेवेन्यू वही, यानी कि एंड रिजल्ट वही निकलना है कि 8 रुपए का इसको, भाई बिल्डर है ना, उसको वही 50 वाले, मतलब उसको 42 लाख खर्च करके 50 लाख का एक जो है उसने बेचा है मकान, तो उसको 8 लाख ही बचना है। ठीक है, उसको 8 लाख ही बचा है, या 50 मिलियन है, 5 मिलियन 50, सॉरी 80 लाख बचा है। ठीक है, 80 लाख बचा। ओके, अच्छा सुनो जी, अब असल में ना आप को समझ नहीं आ रही होगी शायद इस बात की। अगर आप गौर फरमाएं ना, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की एक वर्किंग हुआ करती थी, याद हो अगर आपको, कॉस्ट ऑफ सेल की एक वर्किंग होती थी, अगर आप गौर फरमाएं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस वगैरह लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप यूं कर लें बेशक एंड, चाहे इन्वेंट्री का लेजर बना लें, ओपनिंग प्लस ये इन्वेंट्री डेबिट जो किया आपने, ठीक है, यहाँ से आया प्लस 26। लेकिन मसला क्या है, ये सारे का सारा अभी आप यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल के आप बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, यानी कि करंट एसेट्स में आप इसको इन्वेंट्री के तौर पे शो करोगे। यही आप बचपन में एंट्री किया करते थे, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। जिस वजह से आपका ये आंसर आ रहा है कि जो कॉस्ट लगी है वो सारी की सारी अभी आपने एसेट बना ली है, अभी उसमें से कुछ भी एक्सपेंस नहीं बना सकते क्योंकि सेल तो हुई नहीं। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये क्या बन गया? 0। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का मैंने ब्रेकअप दिखाया आपको, और ये बात समझ आई है? और भाई बात समझ आई है? और कुछ समझे हो कि नहीं? ये 0 का मैंने आपको ब्रेकअप शो किया बस। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल की अलग से वर्किंग कर दी, चलो आपके लिए। ठीक है, ये क्या है जी, मेरी वर्किंग है छोटी सी, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या है कॉस्ट ऑफ सेल? 0। कैसे 0? ऐसे 0 जी। ठीक है, अब यहां से आपको पता लगा कि उस पहली एंट्री का क्या फायदा था। और यहीं से अगली बात भी सुन लो कि अगर कभी कॉस्ट को ही ना ले हम सेज ऑफ कंपटीशन निकालने के लिए, कोई और मेथड यूज कर लिया ना, तो फिर यहां पर इन्वेंट्री बचेगी, ओवर टाइम वाले में भी बच सकती है इन्वेंट्री। वो कैसे बचेगी? 26 मिलियन की कॉस्ट लगा लिया आपने, लेकिन सर्वेयर ने कहा 65% नहीं कंप्लीट हुआ, सिर्फ 50% कंप्लीट है, तो फिर 50% उस 26 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा, बाकी उसकी भी इन्वेंट्री नजर आ सकती है। ये तैयारी करा रहा था असल में मैं आपको, जब से मैं एंट्री डलवाना शुरू हुआ था। ठीक है, समझ आ गई? और समझ गए? अच्छा, अब इधर आओ, सवाल तो भी पूरा नहीं हुआ, सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। अगला साल भी आएगा, अगला साल भी आएगा, वो दिन भी तो आएगा, अल्लाह हमें भी ले जाएगा। तो जी मेरे बच्चों, ओ पागल खानों, ओ बवर्ची खानों, ओ 50 मिलियन का रेवेन्यू सारा है, जिसमें से आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो सारा का सारा इसी साल में जब ऐसे चाबी पकड़ाएगा तो रिकॉर्ड करेगा। 42 का सारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है, कख भी रिकॉर्ड नहीं किया आज तक, तो सारा अभी रिकॉर्ड कर लो ना भाई। तो क्या आ गया जी आपको प्रॉफिट? वही 8 है, देख लो 8 वही है, फर्क सिर्फ ये है कि हमने ओवर टाइम का क्राइटेरिया मीट कर जाए तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है ओवर टाइम, नहीं तो अगर पीओ इज ये सेकंड, ये खत्म कहानी इसकी, फिनिश करें इसकी कहानी को, तंग कर रखना है इसने वरना बाद में आपको। वंस एंड फॉर ऑल इसकी कहानी खत्म करें। आज हमने सही इस पे फोकस किया है ना, ऐसे आपने ऐसे फोकस किया।
नहीं समझ आ रही भाई तुम्हें? हाँ, ये नहीं समझ आई? मैं अभी समझाता हूँ मेरे चांद, तुम तो सीए में पढ़ रहे, तुम्हें तो समझ आनी चाहिए थी। अच्छा चलो भाई, देखो मेरी बात सुनो, आपने ओह ये रहा, वो इधर चला गया। हाँ जी, आपने भाई देखो, आपने कुछ मटेरियल खरीदा, खरीदा ही नहीं खरीदा? और बोलो, कुछ मटेरियल खरीदा आपने बिल्डिंग पे बनाने के लिए, उस मटेरियल को खरीदने की क्या एंट्री करोगे बताओ? आज बता ही दो फिर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, आपकी लेबर ने इसका इंतजार नहीं करना कि आप 1.5 साल बाद जब डिलीवर करोगे मकान तो आपसे पैसे लेगी, लेबर ने तो पैसे साथ साथ लेने, तो आपने लेबर को पैसे, तो इसकी क्या एंट्री करोगे? इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस है बेसिकली, ये लिख दो वर्क इन प्रोसेस, लिख दो वर्क इन प्रोसेस। ये भी वर्क इन प्रोसेस ही है, ये भी वर्क इन प्रोसेस ही है, ये वर्क इन प्रोसेस है, लिखा नहीं बस ऐसे ही, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, सीएमए में अच्छा लगता है, ठीक है आप लिख लें, लिखे वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस है ये। ले यार तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर मुंडिया एल है, लेकिन हमें तमीज नाल भी लिखना पैना इसमें, है ना? इन्वेंट्री जरा लिखे ना, दूर से नजर आए, इन्वेंट्री इज वर्क इन प्रोसेस। तो जो कॉस्ट आप इनकर करते जा रहे हैं वो कहाँ करें यार? डेबिट ही करना है कहीं पे। ये तो नीली एंट्री दोनों सूरतों के अंदर यही है, पहले के अंदर ये इन्वेंट्री नजर आएगी, दूसरे में नजर नहीं आएगी। वजह क्या है? बैलेंस शीट के अंदर नजर इसलिए आ रही है दूसरे केस में कि हमने उसको कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया, पहले में कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, पिक्चर डेट को अच्छी बात है, नोट किया तो। एक ये बड़ी लिबर्टी है, जो आधा घंटा एक्स्ट्रा वाला रखा हुआ है वो 20 मिनट भी कर लें तो इसको 20 मिनट पे ले जाएं आगे तो काम चल जाता है। चलने दें इसको, आज ना रोको, फिर जान दो। आज 2-3 सवाल होमवर्क में कर सकते हैं आप अब, लेकिन कोई एक आधा मेरा दिल है मैं और करा दूं, उसके बाद फिर आपके ऊपर फेंकूं, क्या ख्याल है? बल्कि 2 सवाल होमवर्क में देता हूं। अच्छा चलो, एक होमवर्क में देता हूं, एक करा देता हूं, ठीक है, डिस्काउंट, क्योंकि वो डबल क्लास वैसे आज नहीं है। ओके लेट्स सी, फिलहाल तो जरा तशरीफ की टोकरियां ले आइए। ये जो बात समझाई है खप 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 के, यार इसको इधर ही रहने दें। एक और भी मैंने सफा खोला हुआ था, आपस की गल है, रखना आपस चाहिए। ये जरा करीब होगा, उधर एडा सफर करके जाइए। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यार उस्ताद कहीं लिखा होना, देखो अभी ये पेज 478, कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आप कहोगे ये तो यही लग रहा है भाई, सिर्फ नाम यही है, ये कुशान कंस्ट्रक्शन से ये बनाया गया है। ये जो बातें आपके जहनों में आ रही थी, मैंने कहा पहले केस में भी आ सकता है, तो वही समझाने की कोशिश की जाएगी आपको कि पहले केस में भी इन्वेंट्री पड़ी हो सकती है बैलेंस शीट में, बिल्कुल पड़ी हो सकती है, अगर आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका और हो, और कॉस्ट इनकर टिल डेट और टोटल कॉस्ट की रेशो और निकल रही हो, तो फिर बिल्कुल इन्वेंट्री आ सकती है। इस सवाल में आपको ये सिखाया जाएगा। तो बल्कि एक छोटा सा क्वेश्चन पहले वैसे करते हैं। 21-22 है ना, 20, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब ईयर 2020 2020 में कॉस्ट इनकर्ड इस साल के अंदर आपकी है जनाब 100 कर लो सीधा सीधा। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट पे टोटल कॉस्ट आनी है 150 कर लो। अब 100 और 150 फौरन आपने किया, पता है आपको पता लग जाएगा ना कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। ऐसे ही तरह
वैसे कर लिया होगा, मैंने बोला लेकिन किसी ने लिफ्ट नहीं कराई इस बात को, मेरा सवाल समझ के ना। अगला सवाल पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कॉस्ट इनकर्ड दिस ईयर, भाई जागना जरा, कितनी है 100, और टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की इनकर होनी है टोटल लाइफ पे वो 150 है, तो कितना % काम हो गया अगर मैं इस हिसाब से परसेंटेज निकालूं तो? हाँ 100 और 150 और की कितना? हाँ 66%। कितने 110 पता नहीं केड़े 5%, हद हो गई। 67% आ रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा लेकिन टोटल रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू, ये जो है जनाब मिसाल के तौर पे 200 रख, 200 कर लो, ऊपर ही रखो ना टोटल कॉस्ट है तो। अब लेकिन सर्वेयर कहता है, सर्वेयर, कॉलेज वाले तो कह रहे हैं कि मुझे जितने पैसे दे चुके हैं और टोटल जितने अभी उन्होंने देने उस हिसाब से 67% हुआ है, लेकिन शरद अदनान ने आगे क्या कहा था? सर्वेयर कह रहा है जी कि 60% काम अभी कंप्लीट हुआ है। अब अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ठीक है, हमने कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना है, फिर तो ठीक है, फिर तो वही सवाल है जो आपको कराया अभी शान वाला पहला पार्ट, पास पेपर 9 का ए 9 के बी का 1, 9 के बी का 1, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन असल में कह रही है कि पीएनएल हमने बनाना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ये सर्वेयर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेयर वाली शरद अदनान की बात को उन्होंने ज़्यादा वेटेज दी और उन्होंने कहा कि हम इस बेस पे पीएनएल बनाना चाहेंगे। आप पीएनएल बना लेते हैं, ठीक है, केड़ी देर लगनी है? लो जी, ये सवाल करके हो सकता है मैं अगला भी होमवर्क दे दूँ पढ़ने के बाद, ओए मज़ा आ जाए, बात तो वही सिखा देनी है। अच्छा सुनो, पीएनएल बना रहे थे ना अभी, वही पीएनएल फिर बनाओ, सारा रेवेन्यू उस पर परसेंटेज लगाएंगे और सारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सारी कॉस्ट को पकड़ेंगे तो उस पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कौन सी परसेंटेज लगाएंगे और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब सारा रेवेन्यू कितना है जी? 200, और सारी कॉस्ट कितनी है? सारी कॉस्ट 150। अब हम प्रॉफिट पे पहुंच ही जाते, लेकिन मसला क्या आ गया? पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन, कोई मसला ही नहीं, 1 मिनट लगेगा। वर्किंग ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, लो वो कह रहे हैं जी ये भी निकालो मत, ये सर्वेयर साहब ने कहा है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60%। आपने कहा बेहतरीन हो गया, इंटू 60 तो क्या आ गया जी रेवेन्यू? 200 का 60%, मैंने कहा शायद आजकल 30 आने लग गया, मैं चढ़ जावा हूँ दुनिया है तो, ठीक है जी। 120 और ये 90, प्रॉफिट कितना आ गया मेरे बच्चों? 30 का। अच्छा 30 का प्रॉफिट बताया था, ओके, आई एम सॉरी बच्चों। अब जी इधर देखो, एंट्रियां कराओ ना मुझे जरा, खुशबू लगा के जरा एंट्रियां कराओ ना जरा, खुशबू लगा के जी। कैश जिम कर लो, कैश अभी रिसीवेबल वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो बाद में लड़ेंगे, ठीक है। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से? 120 से। और अगली बात, इसकी एंट्री कराओ, इसकी एंट्री बोलो, 90 क्या एंट्री? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से बच्चों? 90 से, ठीक है। लो जी, ये तो आपकी प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की एंट्रीज हो गई, लेकिन जो एक ऊपर इजाफी एंट्री होती है, उस एंट्री के बारे में आपको मैंने पाबंद किया हुआ है कि वो आपने इस 90 से नहीं करनी, बल्कि सवाल में जाकर देखना है इस साल में कितनी कॉस्ट अभी तक इनकर हो चुकी है, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी बाकी एंट्रीज छुपाई और मैंने आपके सामने एंट्री रखी है। क्या जी एंट्री बनी? क्या एंट्री बनी? इन्वेंट्री डेबिट। अब इन्वेंट्री को भाई ने कह दिया हुआ है कि वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे मैं वर्क इन प्रोसेस लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ लिखना लव्स क्यू, ठीक है। हाँ बैलेंस शीट वर्क इन प्रोसेस लिख दूंगा तुम्हारे वाला, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से?
100 से, ठीक है जी, 100 से ये एंट्री हो गई। अब जब आपने गौर किया तो इन्वेंट्री डेबिट हुई थी 100 से वर्क इन प्रोसेस, लेकिन चूंकि सर्वेयर की बात मानते हुए रेवेन्यू बुक हुआ था तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी उसी हिसाब से बुक हुई, तो 90 रुपए की कॉस्ट बुक हुई है, तो 10 रुपए फिर क्या है, 10 रुपए क्या है, क्या है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, पड़ा रह गया, ठीक है, अगली बार जब बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आपके लिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, आपके लिए बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, ये भी एक्सट्रैक्ट्स ही थे मेरे सामने, जी। आपके पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस आएगी। अब ये इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस जो है इसकी डबल एंट्री यूं बनेगी, 100 से डेबिट हुआ था, फिर सिर्फ 90 से क्रेडिट हुआ है, बाकी 10 रुपए अभी भी इसमें पड़े हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, ओके के नो के, नहीं समझ आई ये बात? तो इतनी खामोशी क्यों है? ज्यादा समझ आ गई इसलिए? कौन लोग हो यार तुसी, कौन लोग हो तुसी यार? हाँ जी, आप जरा इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या ये सवाल अब मुझे कराना चाहिए या ये सवाल आपको खुद करना चाहिए? इस सवाल करने के बाद लेट्स सी एंड वेट। चले होमवर्क वाला सवाल देखने, मे बी नॉट। On January 21, Kushan Construction entered into a contract to construct commercial building for 1,000 million to be completed 31 December 21. Till 30 June 21, KCL expected building will be completed within time at a total cost of 400 million. However, due to bad weather, अच्छा यहाँ पे वो नहीं है, वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वैसे bad weather and time involved, the building was completed on 28 February at total cost of 422, of which 250 was incurred. A surveyor has certified this. अब आउटपुट मेथड कौन सा है, कस्टमर को क्या मिल रहा है वो सर्वेयर वाला है, और इनपुट मेथड क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। यानी बेसिकली आपने 2 दफा सवाल को करना है, ठीक है, लेकिन दोनों दफा सवाल को एंड तक पहुंचाना भी है, यानी ये सही प्रैक्टिस वाला सवाल है। अब होगा क्या, पहले केस के अंदर यही वाला काम हो जाना है आपके साथ, ठीक है, लेकिन अगले साल में जाकर सब ओके हो जाने। पर अगेन इधर देखो, पहले साल में इधर 1000 आएगा और उसका 60% सर्वेयर ने कहा, ऐसा ही है ना। तो फिर टोटल कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो असल वाली, पहले वाला 30 जून तक जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी, टोटल कॉस्ट कितनी एक्सपेक्टेड है 400, उसका भी 60%, ठीक है। अगर कोई इन्वेंट्री बच गई तो बच गई, हमने तो एंट्री जिस तरह से करनी है, जो इनकर हुई कॉस्ट असल में वो तो हमने 400 ही लेना ना पूरा, ओ जितनी इनकर हुई है वो लेनी, ठीक है। तो सही है, कोशिश करोगे ना, मैं ये करवा दूंगा अगर आपसे नहीं होगा तो, है अच्छा सवाल, लेकिन ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। पर दूसरा मेथड जब आप आएगा आपका, उसमें आपने इनपुट मेथड लगाना है। जब इनपुट मेथड लगाओगे तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज अ परसेंट टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड लेना है, तो फिर उसमें तो परसेंटेज ही उसी कॉस्ट से निकली है, तो फिर उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं बचेगी। ये दोनों सवालों को एक सिटिंग में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने इसलिए ये इतनी देर में सवाल कर लेता ये वाला, लेकिन मैंने चाहा चलो आप जरा एक सिटिंग में ऐसा सवाल कर ले तो बेहतर है, ठीक है। तो ये जनाब आपका पेज नंबर 478 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क नंबर 1 है। अगली गल भी पता लग गई है, होमवर्क नंबर 1 ने 2 ही है, 2 भी है जी, बिल्कुल है, लेकिन 2 में तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ना। पीए को सेटिस्फाई करना है, ओवर टाइम का क्राइटेरिया मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने फड़का दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। बस मुश्किल काम ये होता है, अब बस ये बताना है कि कब क्या क्राइटेरिया है जो मीट करने के बाद हम ये कहेंगे कि ये रेवेन्यू ओवर टाइम है और इन टाइम, क्योंकि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना आपको दोनों तरह से आ गया। कुशान वाला सवाल पर जबरदस्त सवाल है, दोनों काम करवा के दिखाया उसने, ठीक है। फिर कुशान वाले सवाल को भी हम एक स्टेप आगे लेके क्वेश्चन 1 में, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना आता है दोनों तरह से। अब सवाल देखकर ये कैसे पता लगे, यानी आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो पढ़ना है कल। फिर कल ये स्टेप इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा अल्लाह का हुक्म से इंशाल्लाह। फिर हमारे
3 स्टेप बिल्कुल पूरे हो गए और कॉन्ट्रैक्ट वाला अधपजदा हुआ है और पीओ वाला रह जाएगा। ठीक है, पास पेपर 8 को जरा देखते हैं क्या कहता है आपको। मैं भाग पड़ा हूं उधर, वो वाले पास पेपर खुले हुए हैं इधर, ये देखो पास पेपर 8 क्या कहता है जी। त्रिचमीर, त्रिचमीर भाई देखो, सबसे पहली बात पता है क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है और पसंद भी ज्यादा क्यों आएगा। हाँ, जब पहली चीज सीख लेते हो ना, देखो करेक्शन ऑफ एरर तो कुछ भी नहीं है, हमेशा से आप देखते आ रहे हैं, पिछले आपने FAR 1 में किया था। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ एरर कुछ नहीं होता था। मसला क्यों आता था FAR 1 में? मसला इसलिए आता था कि आपका इंट्रो भूली होती थी, इंट्रो की एडजस्टमेंट आ रही होती थी। यहां पर खुशी की बात यह है कि जो R2 में पढ़ रहे हो उसी की गलतियां हैं, तो वो सही करना मुश्किल नहीं है। बैड डाउटफुल की गलती यहां पे हो जाए, थोड़ा सा मसला आने लग जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब करेक्शन तो तभी कर पाते हो आप जब आपको ओरिजिनल का पता होगा। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा पार्ट है। ऑन 1 अक्टूबर 19, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 19, TML सोल्ड मशीन C to Chand Limited एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। क्या हुआ है, क्या हुआ है, और क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि यही वाला सवाल हो, और जरूरी नहीं है कुछ और भी हो सकता है। पहले सवाल पढ़ो, क्या हुआ है? सबसे पहला अलार्म क्या बजा है? आज मशीन बेच दी है और 2 साल के बाद पेमेंट आनी है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। और एक और बात बताऊं, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर पे है और ये 1 अक्टूबर पे, तो क्या हुआ? ये काम भी किया हुआ है हमने, तैयारियां सारी हैं हमारी। बस अगली बात, अकाउंटेंट यार, यू हैव रिकॉर्डेड द सेल रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन 1 अक्टूबर, फर्दर कमीशन पेड। ओ नहीं, अभी नहीं हो सकता, इस वजह से इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये वाला जुमला अगर ना होता तो ये सवाल हो गया सी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पेंडिंग रखें, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से किताब में लिखा हुआ है। एक दिन के कुछ टाइम, हानि हाफ लेक्चर किसी एक दिन लगेगा, जब भी बारी आएगी, जब वो पढ़ लेंगे इसका ट्रीटमेंट सीख लेंगे। जब ये सीख लेंगे तो फिर इधर आएंगे वापस। ये पहले से पढ़ा हुआ है, ये सीख लेंगे तो ये भी आके हम जो करना चाहिए वो करेंगे, जो उसने किया उसको सही सही कर लेंगे। ठीक है, चलो ये तो नहीं हो सकता, पेंडिंग हो गया। 2, अल्लाह करे ये हो जाए। ये मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको ये होमवर्क में मिल जाए। 2, TML entered into a contract to manufacture a special machine for Dhan Limited at a price of 30 million. The contract meets criteria of recording revenue over लब गया total revenue, सारा revenue at the end the machine was 60% complete और एस्टिमेटेड है कि फर्दर 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। बड़ा जालिम है यार। अच्छा, शुक्र करो 60% दे दिया है, वरना एक ऐसी चीज यहां पर हायल है जो कल सिखाऊंगा, पहले ये सवाल कर लो। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन ना होती ना यहाँ पे खुद से, तो निकालना एक मुसीबत थी। मुसीबत पता है क्या थी? बड़ा धोखा दे गया। कहता है ईयर एंड तक मशीन इतनी कंप्लीट हो गई है और एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि फर्दर 10 मिलियन कॉस्ट लगनी है और 15 मिलियन लग चुकी है। 10 मिलियन मजीद लगनी है, 15 मिलियन लग चुकी है। मतलब 10 जमा 15 26, 25 सॉरी ये 11 क्या है? अच्छा ये कोई और चीज है। हाँ, 10 जमा 15 25, सामने 11 आ गया। 25 की कॉस्ट टोटल लगनी है, 15 की इस साल में लग चुकी है, तो 15/25 करके आपको निकालना पड़ता। मैंने 25 किया है, सवाल में कहीं 25 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। रेशियो कैसे निकलती है? ऐसे नहीं करना आपने 10/15। 10/15 का मतलब क्या है? जो कॉस्ट लगनी है अभी बाकी वो 10, जो लग चुकी है 15। ये क्या कर रहे हो? नहीं, 15 लग चुकी है और अभी मजीद 10 लगनी है, तो मतलब टोटल एस्टीमेट क्या है? 25 की कॉस्ट लगनी है, तो 15/25 ये कितना है वैसे बाय द वे? ये 60 ही है इत्तेफाक से, इसलिए कोई इन्वेंट्री इस सवाल में बनेगी नहीं। खैर चले छोड़े, बात समझ आ गई ना? बात समझ आ गई। अगर ऐसा ना होता, ये ना गिवन होती तो निकालते कैसे? ये मैंने कल बताना था, फिर आज ही बता दिया। चलो कोई बात, ठीक है। अगली बात, ये तो है भाई जो होना चाहिए। भाईजन ने क्या किया? कहता है कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन जो इनकर हुआ है वो इन्वेंट्री में पड़ा है। ये भी गलती है, यानी उसने इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री तो की थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री वाली एंट्री नहीं की। क्योंकि पता नहीं उसने क्या किया है।
और रिसीट ऑफ 11 को रेवेन्यू बना लिया, यानी कि पैसे आए हैं कितने, 11 मिलियन। पैसे तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये देखो ना क्या करना है, तो आपने देखना है, तो आपको होमवर्क हो गया, तो कल कराऊंगा ना। ये तो मैं कुशान वाला वो 1 नहीं कराऊंगा, वो आपने खुद करके आना है, लेकिन एक सिटिंग में बैठ के करना है, ठीक है। और वो टॉपिक, वो सवाल आपको बिल्कुल पक्का कर देगा। इस पे कहोगे तो कर भी दूंगा, फिर जरूरत नहीं पड़नी, ठीक है, इंशाअल्लाह। कोई पुराना लेक्चर ढूंढ के मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जरूरत नहीं समझ रहा उसकी, इतना भी जरूरी नहीं समझ रहा, ठीक है। मैं इस दफा कोई और चीज नहीं करा रहा हूँ आपको, बस छोड़ो इसको। ये होमवर्क हो गया आपका। अच्छा, तीसरा भी देख लो, शायद हो ही जाए। TML entered into contract to sell one machine or 1 unit of machine A and machine B for total price of this. Machine A was delivered, the machine was delivered, the consideration surrendered to। और नहीं, ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है बीच में। कंसिडरेशन इज ड्यू ओनली जब TML ट्रांसफर कर दे बोथ। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट नामी एक चीज आनी है, जो प्रेजेंटेशन के नाम से आपकी किताब के अंदर कॉन्सेप्ट पड़ा है, ये भी अभी पेंडिंग है। जब ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा। इसलिए फिलहाल मेरे पास में सिर्फ जो था वो ये था, खिदमत में आपकी 8वें का दूसरा मैं जो वो गोश गुजार कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब हम अपनी नॉर्मल क्लास को करते हैं ख़त्म। इससे ज़्यादा अब मज़ीद मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम का क्राइटेरिया पढ़ा सकता था, लेकिन दैट वुड बी कम्बरसम। बस काफ़ी है, काफ़ी रेवेन्यू हमने पढ़ लिया आज, ठीक है। ये बड़ा ही मेन काम हमने किया है। अच्छा, एंड पे देखते हैं तो निकलता कुछ भी नहीं बिचों, लेकिन सवाल बड़े सारे होने हैं। अभी मैंने और सवाल अब देखे नहीं है, मैंने कहा बस बहुत काफ़ी है सवाल, और देखूंगा तो नज़र आगे तो हो सकता है मैं आपको भेज भी दूं होमवर्क में। चलो देख ही लेते हैं, एक नज़र मार लें, जरा रिसेंट की तरफ जाते हैं। मैंने भी, मुझे याद सचमुच में, जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता इस वक्त। आप कौन सा सवाल कर चुके हो इस वक्त तक? 17वां, 16वां भी हो गया, 15 को देखें। ये देखो, ये देखो, ये 8 नंबर का सवाल पता है क्या है? ये कल जो मैंने नहीं आपको डिस्कशन करनी, कल जो मैंने आपको डिस्कशन नहीं करनी ओवर टाइम का क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद ये 8 नंबर का सवाल, उसने सिर्फ एनालाइज करने का, अंग्रेजी में लिख के बताना था। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, बताओ इनमें हर एक के अंदर क्या ओवर टाइम रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया, रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं होता? अब ये कल हो सकता है। कल मैंने जब आपको आधे घंटे की वो डिस्कशन करनी है ना, जिसमें मैंने एक मिसाल दे भी दी ऑलरेडी कि इसके घर पे रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इन टाइम हो रहा है क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसे ही 2 बातें और भी हैं, एक कंट्रोल वाली 2 और हैं। जब वो तीनों कर लेंगे कल तो ये सवाल हो जाएगा, डिस्कशन है, ठीक है। तो ये सवाल इंशाल्लाह कल आ रहा है आपके शहर में। सवाल सारे ही हो सकने के काबिल हैं, बस मसला सिर्फ ये आ रहा है कि अभी डेबिट साइड को हमने छेड़ा नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली बात है। तो अब इंशाल्लाह ना कल मैं उसी तरफ जाता हूँ, ठीक है। कल हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब एक चीज़ इस स्टैंडर्ड ने नई और क्या दी थी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नाम की एक चीज़। ये जो मैंने पिछली ब्रैकेट लगाई ना 9 के अंदर भी 2 में कॉन्ट्रैक्ट एसेट ही था असल में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट है, तो वो कल दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो समझ आ जाएगा। तो कई सारे सवाल एकदम से खड़क 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 करके ओपन होते चले जाएंगे, जो रुके हुए हैं अभी डेबिट साइड के अड़े होने की वजह से। क्रेडिट साइड होगी काफ़ी, तो कल इंशाल्लाह हम रिसीवल करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इन सवालों को अगर आप कभी कर लेना एक ही सीटिंग में बैठकर, एक ही सीटिंग में तीनों को, तीन मतलब KCL का जो 1 दिया उसके 2 पार्ट्स और तीसरा 1 8 का 1, तो ये काफ़ी है इंशाल्लाह, ठीक है। आज फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कल वाला भी उधार इकट्ठा किया हुआ है, वो सारे काम कर लें साथ के साथ। उधार नहीं छोड़ना, IFRS 15 का तो एक इतना सा भी उधार नहीं छोड़ना। बाकी चीज़ों में जो रहता है वो मैं खुद करा लूँगा इंशाल्लाह आपको ऐसा। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।